अगर कोई भी चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट स्टेज पे हमने कौन कौन से टैक्सेस देने हैं, क्या वो सारे टैक्स कॉस्ट का पार्ट है या बाद में हमें कुछ उनका रिफंड मिलेगा, हम एडजस्ट कर सकेंगे। और इसकी कैलकुलेशन करने के बाद रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, इनकम टैक्स में किस तरीके से एडजस्ट करना है, सेल टैक्स में किस तरीके से एडजस्ट करना है, कौन कौन से टैक्सेस एडजस्ट होने हैं, आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो एक सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, जो सेक्शन जिसका नाम है 148, ये डील करता है इंपोर्ट को। जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, यानी कि पाकिस्तान में जो भी कोई प्रोडक्ट है जब इंपोर्ट करते हैं तो किस तरीके से टैक्सेस चार्ज होने हैं, कैलकुलेशन होनी है, उस इस सेक्शन के मुताबिक हम इसको स्टडी करेंगे। हम पहले 3-4 लेक्चर देख चुके हैं इसके ऊपर, लेकिन अभी भी काफ़ी दोस्तों के क्वेश्चन आते हैं कि हमें ये सिस्टम, अभी जो इसका प्रोसेस है वो क्लियर नहीं होता कि कॉस्ट का पार्ट कौन सा बनना है, सेल टैक्स में कैसे एडजस्ट करना है, इनकम टैक्स में कैसे करना है। हालांकि एक सिंपल सा टेक्निकल ज़रूर है, लेकिन एक सिंपल सा इसका एक लॉजिक है जो आप सब फॉलो करते होंगे। तो इस वजह से मैंने जो आपके जो क्वेश्चन थे उसकी बेस पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई चीज़ आपने पाकिस्तान में इंपोर्ट की, लेट से आपने चाइना से कोई चीज़ इंपोर्ट की और उसकी जो इनवाइस वैल्यू थी ना, जिसको आप ये कह सकते हैं जो आपको सप्लायर ने चार्ज की, फॉर एग्जांपल वो हम ये कहते हैं कि जी वो लेट से 10,000 या 5,000 यूएसडी था, या जो भी इसकी वैल्यू हम कहते हैं, अज्यूम कर लेते हैं हम। और इसको अगर हम पीकेआर में चलें, जो एक्सचेंज रेट है वो कन्वर्ट करने के बाद हम ये कहते हैं कि लेट से इसकी वैल्यू राउंड फिगर हम रख लेते हैं 1 लाख वैल्यू थी। मतलब ये यूएसडी था, जो भी एक्स यूएसडी था उसको आपने करंट एक्सचेंज रेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एक पाकिस्तान रुपीज़ में पीकेआर में एक वैल्यू आ गई जो कि 1 लाख में बनता है। तो जब ये चीज़ पाकिस्तान में इंपोर्ट होती है तो कस्टम रूल्स के मुताबिक इसके ऊपर कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं। तो लेट्स से कस्टम जो ड्यूटी थी ना वो थी 20,000, और जो टोटल आपने, तो 20,000 रुपया 20% हम अज्यूम करते हैं कस्टम ड्यूटीज़ थी, तो 1,20,000 रुपया ये वैल्यू आई। और आप जो प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं इस पे ऊपर कुछ एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी थी, यानी कि कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो बड़ी प्रोहिबिटेड है कि आप पाकिस्तान में जब इंपोर्ट करेंगे तो इसके ऊपर कुछ एडिशनल भी आप पे करेंगे। तो फॉर एग्जांपल एडिशनल ड्यूटी भी जो थी वो 3% थी, तो 3,000 ये आ गया और वैल्यू अब आपके पास आ गई इंक्लूडिंग कस्टम एंड एडिशनल कस्टम ड्यूटी 1,23,000 रुपया। उसके बाद आता है कि जिसके ऊपर कोई रेगुलेटरी ड्यूटी भी है। मैं मैक्सिमम इसलिए ले रहा हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो जाए। अदरवाइज कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें एडिशनल कस्टम ड्यूटी नहीं भी हो सकती, लेकिन चूंकि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर देख रहे हैं, जो लोग कस्टम ड्यूटीज पे कर रहे हैं, कंबाइन भी ले रहे हैं या जिनमें एडिशनल कस्टम ड्यूटी या रेगुलेटरी नहीं है, तो प्रोसेस सबके लिए सेम होगा। तो फॉर एग्जांपल ये जो एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटी है ना, इसकी वैल्यू है 5,000। अब आपके पास टोटल आ गया 1,28,000 रुपया। अब इस वैल्यू के ऊपर ना सेल टैक्स चार्ज होना है, तो सेल टैक्स जो रेट है अभी वो है 18%। तो ये फिगर आपके पास बन जाएगी 23,000। इसको आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18% के साथ तो ये फिगर आ जाएगी 23,040। उसके ऊपर फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि इसमें ऊपर जो एडिशनल सेल टैक्स है ना वो भी चार्ज होता है। एडिशनल सेल टैक्स इन केस ऑफ अदर देन मैन्युफैक्चरर है, वैल्यू एडिशन की वजह से चार्ज होता है। तो वो उसकी जो वैल्यू है वो हम परसेंटेज है वो 3% है। तो फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू बनती है, इसके ऊपर हम चार्ज करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3,840 रुपये। अब ये जो टोटल वैल्यू बनती है सेल टैक्स एक्स वैल्यू जमा सेल टैक्स जमा एडिशनल सेल टैक्स, इन सबको आप जमा करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 1,54,840 आ जाएगी। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यूज के ऊपर जो रूल है, जो कस्टम के रूल्स हैं, या जब आपकी जो जीडी क्लियर हो रही होती है, पेमेंट हो रही होती है, तो इसके ऊपर वो क्या करेंगे, इनकम टैक्स चार्ज करेंगे। हम अज्यूम करते हैं जो इनकम टैक्स का रेट है जो भी होगा वो एक्चुअल होगा प्रोडक्ट के मुताबिक, नेचर ऑफ बिजनेस के मुताबिक। तो हम ये कहते हैं कि ये रेट है 5.5%। ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर के लिए रेट ये कम होता है, जो अदर देन मैन्युफैक्चरर उनके लिए रेट मैक्सिमम होता है। तो इसके ऊपर जो वैल्यू बनेगी 1,54,840 के ऊपर जब टैक्स चार्ज होगा तो ये फिगर आ जाएगी 8,518। और ये इनकम टैक्स भी आपने पे कर दिया। अच्छा याद रखें, ये जो सारी चीज़ें जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें जब चीज़ को इंपोर्ट हो रही होगी पाकिस्तान में तो ये भी आपने एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट पे करनी है, ये भी एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट पे होगी, यानी कि एडिशनल कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी भी एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट पे होगी।
और सेल टैक्स भी एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट, एडिशनल सेल टैक्स भी, इसके बाद जो इनकम टैक्स है, ये सारी चीज़ें पे करने के बाद जो आपकी प्रोडक्ट है ना वो रिलीज़ कर दी जाएगी। मतलब ये है कि वो रेडी फॉर डिस्पैच है, यानी कि आपको रिसीव होने के लिए रेडी है। जब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो हम ये ज्यूम करते हैं कोई अदर एक्सपेंसेस भी हैं, यानी कि पोर्ट के बाद आपके वेयर हाउस तक या आपकी लोकेशन के ऊपर जो चार्जेस है ना वो बनते हैं 20,000। मतलब ये है कि ये जो इसमें ये वैल्यू आपने ये सारी तो वहाँ पे पैसे पे कर दिए, उसके बाद चूंकि आपने वो प्रोडक्ट मूव करनी थी तो आपने कंटेनर का या जो भी लोकल जो टैक्सेस हैं वो पे किए, सब कुछ किया, तो 20,000 उसके चार्जेस थे। अब क्वेश्चन ये है कि ये सारी चीज़ें जब मेरे वेयर हाउस में आ गई तो मैंने अब सिस्टम के अंदर कैसे रिकॉर्ड करनी है, इनमें से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे लिए एडजस्टेबल टैक्स है या मैं उसको मंथली एडजस्ट करूंगा, एनुअल एडजस्ट करूंगा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे लिए एडजस्टेबल नहीं है और मैंने इसका कॉस्ट का पार्ट बनाना है। तो आपने बड़े सिंपल सा एक रूल याद रखना है, ये फार्मूला मैं ड्रा कर देता हूँ कि आपने इनवाइस वैल्यू जमा कस्टम ड्यूटी जमा एडिशनल कस्टम ड्यूटी जमा रेगुलेटरी ड्यूटी जमा अदर एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें स्टॉक का पार्ट होंगी, कॉस्ट का पार्ट होंगी, मतलब स्टॉक बुक होगा। तो हमारे केस में क्या हुआ, 1,00,000 रुपया एडवाइस वैल्यू थी, बल्कि हम इससे करते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग रहे। 1,00,000 रुपये इनवाइस वैल्यू थी, उसके बाद जनाब 20,000 हमारी कस्टम ड्यूटी थी, 3,000 रुपया एडिशनल कस्टम ड्यूटी थी, और इसी तरीके से जो रेगुलेटरी ड्यूटी थी ना वो 5,000 थी। जो भी एक्चुअल रेट होगा वो ऑब्वियसली वही हम पे करेंगे, और प्लस अदर एक्सपेंसेस थे। इन सब को हम जमा कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल इनकी वैल्यू आ जाएगी। तो फॉर एग्जांपल हम इनको जमा करते हैं, 1,00,000 जमा 20,000 जमा 3,000 जमा 5,000, 1,00,000 जमा 23,000 जमा 25,000, तो ये फिगर आ जाएगी 1,48,000। ठीक है जी। अब आपने इसको सेपरेट किया। मैं वैसे हाउ टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट कॉस्टिंग, उसमें मैंने आपको फॉर्मेट भी दिखाया हुआ है, उसमें भी यही चीज़ें सेम है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हमने इसकी डबल एंट्री करनी है, मतलब आपने कॉस्टिंग कर ली, क्योंकि देखें याद रखें इसी कॉस्टिंग की बेस पे ना आपने प्रॉफिट चार्ज करना है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपने कॉस्टिंग करने के बाद आप करना क्या है। आप सिंपल आप ये करेंगे, डेबिट करेंगे स्टॉक को 1,48,000 रुपये से, यानी कि सिस्टम के अंदर स्टॉक को बुक कर लेंगे, और क्रेडिट आप कर लेंगे शिपमेंट का जो एक लेजर होगा। लेट से ये शिपमेंट 2024 का, यानी कि टैक्स ईयर 23-24 की पहली शिपमेंट थी, तो आपने 1,48,000 रुपये से उसको क्रेडिट कर लिया। मैंने हमेशा जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस लेते हैं इंपोर्ट के लेक्चर में मैंने बताया है कि आप चूंकि ये सारी चीज़ें, इसमें कुछ चीज़ें गवर्नमेंट को जा रही हैं या लोकल चीज़ें हैं, ये चाइना सप्लायर है जहाँ से भी आपने इंपोर्ट की है उनको पे कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट को जा रही है, ये भी गवर्नमेंट को जा रही है, ये भी गवर्नमेंट को है। तो आप एक शिपमेंट वाइज अकाउंट ओपन किया करें ताकि फ्यूचर में कभी भी कोई रिकंसाइल करना पड़े तो आपको पता हो कौन सी शिपमेंट है, मैंने उस शिपमेंट का एक वेंडर अकाउंट ओपन किया हुआ है, उसी के अंदर आप गवर्नमेंट टैक्सेस भी ऐड कर लें, उसी के अंदर ड्यूटीज भी ऐड कर लें, उसी के अंदर ही जो सप्लायर की इनवाइस है वो भी ऐड कर लें, ताकि फ्यूचर में कभी भी आपको देखनी पड़े तो आप उस शिपमेंट के लेजर में जाके सारी ट्रांजैक्शन देख सकें। ये चूंकि परमानेंट काम होता है, हमेशा एनालिसिस किए जाते हैं बिजनेस में कि पहले कितने की चीज़ आई थी, अब कितने की है, तो बजाय आप एक ही लेजर में या डिफरेंट तरह के लेजर्स ओपन करके सारी कंबाइन करें, मेरी सजेशन ये होती है कि अपने आप को ईजी रखें और एक ही लेजर को ओपन करके सारी ट्रांजैक्शन उसी में पोस्ट करें, ताकि 4-5-6 तरह की ट्रांजैक्शन होंगी, उसके बाद काउंट आपका जीरो हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है जी, अब इसी के साथ आप एक एंट्री करेंगे सेल टैक्स, यानी कि एडवांस सेल टैक्स जिसको हम इनपुट टैक्स भी बोलते हैं, और इसी तरीके से आप एंट्री करेंगे एडवांस इनकम टैक्स जो कि साल के एंड पे जाके जस्ट होगा, कैसे होगा जो भी मैं बताता हूँ। और फिर क्रेडिट क्या हो जाएगा, शिपमेंट 1/2/24 का जो लेजर है। ठीक है, अब हम ऊपर आते हैं जो सेल टैक्स हमने कितना पे किया हुआ है, इन दोनों को हम जमा कर लेते हैं। जो एडिशनल सेल टैक्स है वो भी हमारे लिए रिफंडेबल है, और जो नॉर्मल टैक्स है यानी कि वो भी हमारे लिए रिफंडेबल है। तो 26,880 रुपये बनते हैं, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। उसके बाद हमने इनकम टैक्स भी पे किया हुआ है 8,518,
ये भी हम यहाँ पे लिख देंगे, और ये जो इन दोनों को जमा करके जो वैल्यू आएगी वो शिपमेंट के लेजर में आ जाएगी। अब जो शिपमेंट का आपका लेजर है ना, अगर टी अकाउंट हम बनाएं तो ये आपका शिपमेंट 1/2/24 यानी कि पहली शिपमेंट का जो लेजर है उसके अंदर 1,48,000 रुपये से एक डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हुआ होगा। और इसी तरीके से सेल टैक्स और इनकम टैक्स को अगर हम जमा करें तो यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू थी, इन दोनों को हम जमा कर लेते हैं, 26,880 जमा 8518, तो 39,398 रुपये से 39,398 रुपये से एक ये क्रेडिट हुआ है। ठीक है, अब उसका ऑब्वियसली दूसरा इम्पैक्ट दूसरे लेजर्स में भी गया है। तो अब ये चूंकि बैलेंस क्रेडिट हो गया, अब आपने पेमेंट जब करनी है तो ये डेबिट भी होगा। तो नॉर्मली ये होता है कि इस लेजर में ना डेबिट पहले आ रहा होता है, क्योंकि जब आप पेमेंट करते हैं तो आप इस अकाउंट को डेबिट करते हैं, जो भी आपका रेलिवेंट बैंक अकाउंट है उसको आप क्रेडिट करते हैं, क्योंकि पहले पेमेंट करेंगे तो आपको शिपमेंट मिलेगी। तो कॉस्टिंग आप कर रहे हैं बाद में जब आपके वेयर हाउस में या आपके प्रीमिसेस में चीज आ गई है तो ये अकाउंट ऑलरेडी डेबिट होगा इतनी ही अमाउंट से। तो जब आप इनकी एंट्री क्रेडिट साइड वाली करेंगी तो ये अकाउंट क्या हो जाएगा, निल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो शिपमेंट का लेजर है, जब सारी कॉस्टिंग होके प्रोडक्ट बुक हो जाएगी तो ये जो शिपमेंट का लेजर है ये जीरो हो जाएगा। अब आता है पॉइंट कि जी सेल टैक्स और इनकम टैक्स के जो लेजर है ना, अगर हम बात करें यहाँ पे तो सेल टैक्स के लेजर में हमने एक वैल्यू बुक की हुई है जो यहाँ पे ऊपर आ रही थी 26,880 रुपये। और इसी तरीके से जो इनकम टैक्स का लेजर होगा जो कि उसमें आ रहा होता है बैलेंस शीट के अंदर एसेट के अंदर आ रहा होगा ये, तो उसके लेजर में वैल्यू आ रही थी 8518। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये वैल्यूज आ रही हैं। अब ऑब्वियसली बैलेंस शीट का जो भी पार्ट है उसको एट द एंड जो लेजर है वो नील होते हैं। अब यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। अब हम देखते हैं कि इनको कैसे एडजस्ट करना है। तो जब आप सेल टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो सेल टैक्स रिटर्न में जब आपने कोई चीज इंपोर्ट की, जैसे ऊपर हमने देखा कि 148,000 की हमारी कॉस्ट बुक हुई, स्टॉक बुक हुआ, उसके बाद हम ये कहते हैं इसमें हमारा जो प्रॉफिट था ना वो 12,000 का था, यानी कि इसमें आपने प्रॉफिट ऐड किया अपना। तो क्योंकि कॉस्ट सही तरीके से कैलकुलेट होगी तो आप प्रॉफिट ऐड कर सकेंगे, इस वजह से इसको समझना बड़ा जरूरी था। तो 1,60,000 रुपये की ये चीज आप बेचेंगे, तो 1,60,000 रुपये की जब आप चीज बेचेंगे तो आपने ऑब्वियसली इसके ऊपर 18% टैक्स चार्ज करना है। तो अगर आप 1,60,000 के ऊपर 18% हम लेते हैं, 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 18%, जो वैल्यू आती है 28,800 रुपया। अब ये चीज क्या बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, जो वैल्यू सेल के ऊपर चार्ज होता है टैक्स, उसको हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स। अब फार्मूला क्या है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल टू सेल टैक्स पेबल। तो हमारा आउटपुट टैक्स उसी प्रोडक्ट के ऊपर जो हमने कस्टमर को चार्ज किया वो 28,800 है, और जो हमने इम्पोर्ट स्टेज पे दिया हुआ है जो कि ये वैल्यू है वो 26,880 रुपये है। तो ये बैलेंस जो अमाउंट होगी हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। तो इनडायरेक्टली इस 12,000 का 18% ही हम पे कर रहे होंगे वैल्यू एडिशन के ऊपर, क्योंकि इस वैल्यू के ऊपर तो हम सेल टैक्स दे चुके हैं। तो 12,000 का 18% लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, मतलब वैल्यू एडिशन के ऊपर हमने टैक्स दिया है जो प्रॉफिट हमने ऐड किया है। तो ये जो आपकी एडजस्टमेंट है, जो आपने इंपोर्ट स्टेज पे सेल टैक्स पे किया होगा उसकी एडजस्टमेंट आप मंथली सेल टैक्स रिटर्न में ले लेंगे। अब हम आते हैं इनकम टैक्स के ऊपर। तो यही चीज जब आप साल के एंड पे जाके एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जिसकी कंपनीज के लिए डेडलाइन 31 दिसंबर होती है और अदर देन कंपनी के लिए 30 सितंबर होती है, जो कि बाद में एक्सटेंड भी हो जाती है, जैसे इस बार अभी 31 अक्टूबर तक गई है। तो अब क्या करेंगे, अब सेल होती है, उसके बाद क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेल होती है, फिर जीपी होता है, फिर एक्सपेंसेस होते हैं, और यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। तो हमने 1,60,000 रुपये की चीज बेची थी, 1,48,000 हमारी कॉस्ट थी, 12,000 रुपये हमारा प्रॉफिट था, और हम ये जूम करते हैं हमारे जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो कुछ नहीं थे, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कितना था, 12,000 रुपया। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, टैक्स चार्ज करेंगे, जो टैक्स रूल है उसके मुताबिक हम स्लैब रेट अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल स्लैब रेट अप्लाई करने के बाद, वैसे तो बड़ी थोड़ी फिगर है, तो हम ज्यूम करते हैं स्लैब रेट अप्लाई करने के बाद टैक्स बन गया इसके ऊपर 12,000, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया वैल्यू 6,000, सॉरी टैक्स बन गया, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट आता है आफ्टर टैक्स वो बन गया 6,000 रुपया। लेकिन याद रखें कि 148 के केस में
अब ये जो टैक्स है ये मिनिमम टैक्स है जो एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट हम पे करते हैं, यानी कि मिनिमम और एडजस्टेबल में कोई डिफरेंस नहीं है। बड़ा सिंपल सा लॉजिकल एक चीज़ आपने याद रखनी है। अब आपका टैक्स बना स्लैब के मुताबिक 6000 और मिनिमम टैक्स जो आपने पे किया हुआ है ना वो किया हुआ है 8518 आई थिंक, ऊपर जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है 8518। ठीक है, ये आपने इम्पोर्ट स्टे पे किया हुआ है। अब ये मिनिमम टैक्स था जो इम्पोर्ट स्टे पे दिया हुआ था, यानी कि एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट जब प्रोडक्ट परचेज हुई थी। अब ये आपने टैक्स दिया स्लैब के मुताबिक। अब रूल ये कहता है कि आपने इन दोनों का मैक्सिमम मुझे पे करना है, तो हमारा मैक्सिमम क्या होगा 8518। तो मतलब ये हुआ कि ये नहीं है कि 8518 माइनस 6000 करें तो बाकी फिगर जो है वो हमारी रिफंडेबल निकलाएगी, ऐसा नहीं है। वो ये कहता है जो इम्पोर्ट स्टेज पे आपने दिया था वो मिनिमम था, तो हमारे लिए मिनिमम क्या हो गया 8518। हाँ, वाइस वर्सा अगर ये होता कि हमारा टैक्स 6000 की जगह पे कैलकुलेट हो जाता 9000 और हमने इम्पोर्ट स्टेज पे ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैक्सिमम कौन सा होगा 9000 रुपया। तो हम क्या करेंगे 9000 माइनस 8518, जो रिमेनिंग फिगर होगी वो गवर्नमेंट को रिटर्न के साथ पे कर देंगे। तो रूल ये है कि मिनिमम टैक्स आपने वही देना है जो इम्पोर्ट स्टेज पे हुआ है। तो इसके मुताबिक सारी जो कैलकुलेशन है इंपोर्ट की बड़ी डिटेल से हमने स्टडी कर ली। एक ट्रांजैक्शन को हमने स्टार्ट से पकड़ा और एंड तक सारे काउंट जीरो करते गए, और एक कुछ एडजस्टमेंट हमने मंथली ले ली, कुछ एडजस्टमेंट हमने एनुअल ले ली। तो याद रखें ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको ये फार्मूला क्लियर नहीं होगा तो आप कॉस्टिंग सही तरीके से नहीं कर सकेंगे। जब कॉस्टिंग आपकी ठीक नहीं होगी तो ऑब्वियसली जो आपके अकाउंट्स हैं वो भी ठीक नहीं होंगे। सेल टैक्स अगर इधर जमा हो रहा होगा तो बाद में एडजस्टमेंट कैसे लेंगे, इनकम टैक्स इधर जमा हो रहा होगा तो बाद में एडजस्टमेंट कैसे लेंगे। तो आपकी जो प्राइस होगी वो भी ऑब्वियसली जब आप सेल प्राइस डिसाइड करते हैं तो वो भी एक कंपटीशन के लिहाज से कंपेटिटिव प्राइस डिसाइड की जाती है। तो इस वजह से सम टाइम इश्यूज ये आते हैं कि हमें इनमें मसले आते हैं, हम अपनी प्राइस सही तरीके से डिसाइड नहीं कर पाते। तो हमें समझना चाहिए कौन सी चीज़ कॉस्ट में आती है, कौन सी चीज़ फंडेबल एडजस्टेबल टैक्स में आती है, जैसे अभी हमने इस एग्जांपल में देखी है। मुझे उम्मीद है कि इसमें इसको देखने के बाद आपके काफ़ी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई रेलिवेंट क्वेश्चन है आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।